दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर सीरीज को लेकर आया हूं, जिसने फिलहाल पूरे साउथ इंडिया में डंका बजा रखा है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.8 और इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय के बाद मैंने एक बेहतरीन साउथ इंडियन सीरीज को देखा है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए लाने में देरी नहीं की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी में सस्पेंस आखिरी तक बरकरार रहता है। साथ ही इस पूरी सीरीज को मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसलिए आपको अगली वीडियो का वेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक काम है जो आपको करना पड़ेगा, और वो है इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना, ताकि ये वीडियो नए लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की शुरुआत में हमें किसी गाँव के एक भव्य त्योहार को दिखाया जाता है और सभी गांव वाले पूरे उत्साह के साथ इस फेस्टिवल में शरीक होते हैं। अब यहीं पर हमें भास्कर और उसकी बीवी आनंदी को दिखाया जाता है। तभी भास्कर आनंदी से कहता है, राहुल को दवाई देनी है ना, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, तो तुम पूजा खत्म करके आ जाना। और इस तरह से भास्कर अपने पोते राहुल और अपने डॉगी के साथ घर की तरफ चल पड़ता है। तभी उसी रास्ते पर हम सोलमन नाम के आदमी को देखते हैं, जो पूरी तरह नशे में धुत होकर कहीं जा रहा होता है। उसे देखकर भास्कर मन ही मन सोचता है कि फेस्टिवल के दिन भी ये सोलमन दारू पी रहा है, पता नहीं कब सुधरेगा। फिर घर पहुंचकर भास्कर पहले अपने पोते राहुल को दवाई देता है और अपने डॉगी को खाना खिलाता है। इसके थोड़ी देर बाद वो खुद भी थोड़ी सी शराब पीने लगता है। उधर जब फेस्टिवल खत्म होता है तो थोड़ी देर बाद उसी कॉलोनी में रहने वाले एक पति पत्नी वहां से लौटते हैं, और तभी अचानक उन्हें कॉलोनी के पास सोलमन की लाश पड़ी मिलती है, जिसके सर से काफी खून बह चुका होता है। उसे देखते ही वो औरत घबराकर फौरन भास्कर को आवाज देती है और कहती है कि सोलमन नीचे पड़ा है, आप आकर देखिए। दरअसल भास्कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था, इसीलिए इसे मरीजों का इलाज करना आता था। अब सोलमन को चेक करते ही भास्कर कंफर्म कर देता है कि वो तो पहले ही मर चुका है। फिर सुबह होते ही DSP अपने ड्राइवर गौतम के साथ क्राइम सीन के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक छोटे से गड्ढे में फंस जाती है। फिर जब गौतम नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगता है तो गाड़ी तो निकल जाती है, लेकिन गौतम के चेहरे पर पूरा कीचड़ लग जाता है, जिस पर वो DSP उसे ताने मारते हुए कहता है, अरे क्या हाल बना लिया है तुमने, पहले अपना चेहरा साफ करके आओ। असल में ये DSP हमेशा गौतम को नीची नजर से देखता था। खैर, उधर कॉलोनी में पहले से ही इंस्पेक्टर और SI मौजूद होते हैं। फिर DSP भी वहाँ पहुँचकर उन लोगों से पूछताछ शुरू करता है। तभी कल रात सबसे पहले सोलमन की लाश देखने वाली वो औरत अपना बयान देती है कि उसे फेस्टिवल से लौटते समय सोलमन नीचे पड़ा मिला था। अब इतने में वहाँ ईस्टर नाम की एक लेडी मैरी मैरी आवाज लगाते हुए वहाँ पहुँचती है। असल में ईस्टर सोलमन की बीवी थी और कल रात से इनकी छोटी बेटी मैरी भी गायब हो चुकी थी। अब DSP भास्कर से पूछताछ करता है तो भास्कर बताता है कि कल जब मैं फेस्टिवल से लौट रहा था तब रास्ते में मुझे सोलमन दिखा था और उसके पीछे मैरी भी दिखी। मैंने पूछा था कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा चर्च जा रही हूँ, माँ पहले से वहाँ पर है। अब उसने ऐसा कहा तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए मैं घर आ गया और अपने पोते राहुल को दवाई देकर सो गया। इसके बाद DSP ईस्टर को दिलासा देता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेंगे। अब इसी बीच एक सब इंस्पेक्टर DSP से कहता है कि सर, मैंने सुना है कि सोलमन और उसके भाई वेंकट के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चल रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों सालों से बात नहीं करते। तभी अचानक एक इंस्पेक्टर बीच में बोलता है कि सर, 3 साल पहले जो 2 लड़कियां गायब हुई थी, क्या वो केस इससे लिंक हो सकता है? तो ये सुनकर DSP डांटते हुए कहता है कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, वो केस क्या था और ये केस क्या है? चुप रहो तुम और पहले वेंकट को ढूंढो, मुझे लगता है कि वही फसाद की जड़ है। दूसरी तरफ भास्कर और आनंदी अपने पोते राहुल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। फिर वहाँ भास्कर को एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है, जिससे उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। असल में कुछ साल पहले उनकी बेटी ने राहुल को जन्म दिया और खुद चल बसी, और तब से ये दोनों ही राहुल की परवरिश कर रहे हैं। खैर, उधर वो इंस्पेक्टर कॉलोनी वालों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि सोलमन की बीवी ईस्टर भास्कर को अपना फादर मानती है। साथ ही ईस्टर की बेटी मैरी राहुल और गली के बाकी बच्चों के साथ खेला करती थी। आगे पूछताछ करने पर वो लोग भी शक के नाम पर वेंकट का ही नाम लेते हैं कि शायद ये उसी का काम हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले मैरी की तलाश में उसके स्कूल और दोस्तों के घर से लेकर उसके ट्यूशन तक जाते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। उधर हमें गौतम को दिखाया जाता है, जो DSP के घर में नौकर की तरह काम करता है। इस तरफ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भास्कर और आनंदी को बताते हैं कि आपके पोते राहुल के सिर में एक सीरियस प्रॉब्लम है,
इसलिए जल्दी ही उसकी सर्जरी करवानी होगी, वरना वो बच नहीं पाएगा। साथ ही उसका खर्च लगभग 12 से 13 लाख का होगा, इसलिए आप उसका इंतजाम भी रखिए। ये सुनकर अब भास्कर सोच लेता है कि जल्दी ही मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, इसलिए उन पैसों से मैं राहुल का ऑपरेशन करवा लूंगा। असल में ये भास्कर जिस हॉस्पिटल में काम करता था वो यही हॉस्पिटल है और 1-2 दिन में इसका रिटायरमेंट भी होने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आनंदी को बुलाकर कहता है कि आप अपने दामाद से पैसे मांग लो ना, आखिर उसका भी तो हक बनता है ऐसी स्थिति में अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे देना। तो ये सुनकर आनंदी कहती है कि उससे क्या मांगे, वो तो मेरी बेटी के मरने के बाद दूसरी शादी करके दूर चला गया, उसने राहुल के बारे में पूछा तक नहीं, फिर अब उससे क्या पूछना। अब दूसरे दिन एक पुलिस वाला सोलमन के भाई वेंकट के घर जाता है, जहाँ वो मौजूद नहीं होता। तभी उसकी बीवी बताती है कि वेंकट असल में दूसरे गांव के मंदिर में पूजा के लिए गया है, इसलिए उसके आते ही वो इन्फॉर्म कर देगी। इधर ईस्टर चर्च के आसपास घूमकर प्रेयर करती है और पूरे गांव में अपनी बेटी मैरी को ढूंढती रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईस्टर की बेटी मैरी और गौतम की बेटी आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थीं, जो रोज साथ में खेला करती थी। लेकिन कल रात मैरी उसके घर भी नहीं आई, जिस वजह से ईस्टर कई बार गौतम के घर आकर पूछकर जाती है कि क्या मैरी आई, क्या मैरी आई। अब उस दिन शाम को भास्कर का रिटायरमेंट फंक्शन होता है, जिसमें सभी लोग उसको खुशी खुशी फ्यूचर के लिए बधाइयां देते हैं। लेकिन भास्कर के मन में पैसों का कैलकुलेशन चल रहा था ताकि वो राहुल का इलाज जल्दी से करवा सके। उधर जब गौतम घर लौटता है तो हम देखते हैं कि आज उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी थी, जो गौतम के पहुंचने तक खत्म हो चुकी थी। अब गौतम आते ही अपनी बेटी को उदास पाता है तो उसे सॉरी बोलता है, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि पापा आप एक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपके देर से आने से नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी दोस्त मैरी की माँ को लेकर परेशान हूँ। प्लीज पापा आप मैरी को ढूंढ दीजिए ना, उसकी मम्मी बहुत परेशान है। असल में गौतम ने अपनी बेटी से कहा होता है कि वो एक बहुत बड़ा पुलिस वाला है। अब गौतम उससे कुछ कह पाता, इतने में उसके पास डीएसपी का फोन आता है और गौतम वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गौतम ने कई बार एसपी को लेटर लिखे थे कि उसे ड्राइवर से प्रमोशन देकर पुलिस की पोस्ट पर भेज दिया जाए, लेकिन हर बार उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन आखिर गौतम ड्राइवर की पोस्ट पर क्यों था, इसकी भी एक वजह है जो हमें आगे पता चलेगी। खैर, उधर भास्कर और आनंदी अपना स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन आते हैं तो इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि बाहर सोलमन मरा पड़ा था और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तो भास्कर कहता है कि सर मैं थोड़ी सी दारू पीकर सो गया था, लेकिन सर मुझे एक चीज याद आई कि जब मैं घर वापस लौट रहा था तो दूर से एक आदमी दारू पीते हुए हमें देख रहा था, या फिर शायद मैरी की तरफ। अब इस तरह से जब ये दोनों अपना स्टेटमेंट देकर वापस आते हैं तो भास्कर अपने घर का फ्रिज खोलता है, जहां हम देखते हैं कि मैरी की लाश उसी फ्रिज में रखी हुई थी, वो भी लोएस्ट टेम्परेचर पर। फिर आधी रात को अचानक भास्कर आनंदी को जगाकर कहता है कि साइड में आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, और इस तरह से वो उसे उस रात के बारे में बताने लगता है। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कल रात जब वो राहुल के साथ घर लौट रहा था तो उसने सोलमन को रास्ते में देखा था, जिसके बाद भास्कर अपने घर आ गया। घर आकर उसने राहुल को दवा दी और कुत्ते को खाना दिया और फिर खुद दारू पीने बैठ गया। लेकिन जब तक वो दारू पी पाता तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और हम देखते हैं कि उसी वक्त सोलमन अपनी बेटी मैरी को गोद में लेकर भास्कर के घर पर आया हुआ था। फिर वो रोते हुए कहता है कि सर मेरी बेटी को देखिए, पता नहीं इसे क्या हो गया, होश में ही नहीं आ रही। अब सही बात ये थी कि मैरी के साथ किसी ने बेहद घिनौना अत्याचार किया होता है। अब भास्कर सोलमन से कहता है, सोलमन चलो इसे फटाफट हॉस्पिटल ले चलते हैं, देर मत करो। लेकिन फेस्टिवल की वजह से इनको बाहर ऑटो रिक्शा या कोई गाड़ी नजर नहीं आती, इसलिए भास्कर खुद ही मैरी को तुरंत सीपीआर देता है और उसे थोड़ा होश में लाता है। लेकिन इतने पर भी ज्यादा बात नहीं बनती और बेचारी मैरी अपनी सांसें खोने लगती है। अब इसी बीच बाहर ले जाते समय ही मैरी भास्कर के हाथों में तड़पते हुए मर जाती है। अब कुछ ही पलों में भास्कर देखता है कि सोलमन नीचे गिरा पड़ा है और उसका सिर फूटा हुआ है। भास्कर ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि नशे में होने की वजह से वो अपनी बेटी की मौत से दुखी होकर ऊपर से कूद गया होगा और खुद को मार लिया होगा। अब उसी पल कॉलोनी में वो पति पत्नी आ जाते हैं, जिनको देखकर भास्कर डर के मारे फटाफट घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो तुरंत अपने खून से सने हुए कपड़े बदलता है, घर को साफ करता है और मैरी की लाश को फ्रिज में छुपा देता है। फिर जब वो लेडी बाहर सोलमन को पड़ा देखकर भास्कर को आवाज देती है तो भास्कर बाहर आकर अनजान बनने की कोशिश करता है। अब प्रेजेंट में ये सब बातें सुनकर आनंदी के होश उड़ जाते हैं
और वो पूछती है कि फिर जब पुलिस आई तो तुमने उन्हें ये सब क्यों नहीं बताया। जिस पर भास्कर कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से बच्ची की लाश घर में थी, इसलिए मुझे लगा कि सच पता होने पर वो मुझ पर ही शक करेंगे, क्योंकि सोलमन भी मर गया था। फिर ये सब साबित कौन करता? ऊपर से अगर पुलिस केस करती या कुछ भी करती तो मेरा रिटायरमेंट का पैसा रुक जाता और राहुल का इलाज नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इस बात को किसी को नहीं बताया। इस तरह से अब वो आनंदी को समझाता है कि पैसा मिलने तक तुम भी किसी को मत बताना, मामला ठंडा होने दो, राहुल का इलाज होने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। उधर बगल के घर में ईस्टर अपनी बेटी मैरी की पुरानी वीडियोस देखकर रोती रहती है कि मेरी बेटी कहाँ गई, क्या कर रही होगी, पता नहीं उसने खाना खाया होगा भी या नहीं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर डिस्कस करता है कि एक रात में 2 घटनाएं हुई, पहले सोलमन की मौत और फिर मैरी की मिसिंग। ऊपर से वेंकट का भी अभी तक कोई सुराग नहीं, यहाँ तक कि दूसरे गांव वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी ये सब सुनकर गौतम अंदर आकर कहता है कि सर, फेस्टिवल के बहाने किसी ने उसे किडनैप किया होगा, क्योंकि पहले भी 2-3 बच्चियां ऐसे गायब हुई हैं, वो भी फेस्टिवल के दिन। तभी उसको अंदर देखकर इंस्पेक्टर डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाओ। अब उसी वक्त पुलिस वालों को वेंकट का लोकेशन कहीं मिल जाता है, यानी उसकी फोन की लोकेशन, और दूसरी कोई और गाड़ी ना होने पर वो इंस्पेक्टर गौतम को लेकर वहाँ से लोकेशन के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो पहले वेंकट के घर जाते हैं, जहाँ उसकी बीवी कहती है कि साहब वो अभी तक तो आए नहीं। फिर वो पूछते हैं कि क्या वो अक्सर कहीं और आता जाता था, तो पूछने पर पता चलता है कि वेंकट अक्सर तालाब के पास जाता है, और वो भी कभी पूजा के काम से या फिर कभी ऐसे ही। इसके बाद वो दोनों तालाब पर जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर तभी गौतम को अपनी टॉर्च से दूर कुछ दिखाई देता है, जहाँ से धुआं निकल रहा था। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ जले हुए कपड़े मिलते हैं, जिन पर खून के धब्बे थे। अब इंस्पेक्टर फौरन ईस्टर को स्टेशन बुलाकर वही कपड़े दिखाता है, और ईस्टर पहचान लेती है कि उनमें से एक कपड़ा मैरी का था। इसके बाद ईस्टर रोते हुए पूछती है कि सर, मेरी बेटी को क्या हुआ, ये कपड़े आपको कहाँ मिले? तभी पुलिस वाला समझाता है कि फिक्र मत करो, हो सकता है कि ये कोई पुराना कपड़ा हो, इसलिए घबराओ नहीं। इस तरह से जब भास्कर बालकनी में खड़ा होता है तो उसका डॉगी किसी को देखकर भौंकने लगता है। फिर सामने जंगल में देखने पर भास्कर को कोई शख्स नजर आता है, जिसके बाद भास्कर डॉगी को लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन वो बंदा भाग जाता है। दूसरी तरफ जब वेंकट घर लौटता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगली सुबह भास्कर को फ्रिज से बदबू आती है, तो वो फ्रिज को खोलकर उसकी कूलिंग और बढ़ा देता है। ये देखकर अब आनंदी घबराने लगती है, तो वो आनंदी से कहता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। इतने में भास्कर को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसका कैशियर उसे रिटायरमेंट के पैसों की फॉर्मेलिटीज के लिए बुलाता है। अब भास्कर वहाँ अकेला जाता है, जहाँ वो कैशियर कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी से पैसे दिलवाने की, क्योंकि मुझे पता है आपके पोते का ऑपरेशन है। इस बीच वो उदाहरण देता है कि एक छोटे से केस में फंसने से किसी का फंड 3 साल तक रुका रहा, लेकिन आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपका काम जल्दी ही हो जाएगा। अब ये सुनकर भास्कर और घबरा जाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर वो सोचता है कि जल्दी ही मैरी की लाश का कुछ करना होगा, क्योंकि वो स्मेल रुक नहीं रही और किसी को कुछ पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब भास्कर एक शॉप पर कुछ केमिकल्स लेने जाता है। अब इत्तेफाकन गौतम भी वहाँ आया होता है, जो असल में डीएसपी के घर में नल को चेंज करने के लिए कुछ सामान लेने के लिए वहाँ आया था। लेकिन भास्कर को वो केमिकल लेते देखकर वो सोचता है कि आखिर इस आदमी को इतने केमिकल्स की क्या जरूरत। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चर्च के फादर 3 साल पहले मिसिंग हुई बच्ची के माता पिता को लेकर आनंदी के घर आते हैं, और जब भास्कर लौटता है तो वो उससे पूछते हैं कि हमें पता चला है कि कल रात आपको कोई दिखा था। जिस पर भास्कर कहता है कि मुझे जो पता था वो मैंने पुलिस को बता दिया, और वो शायद वेंकट था या नहीं मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि रात में साफ नजर नहीं आया। पर आप हमें परेशान मत करो, हम अपने पोते के इलाज के लिए ऑलरेडी परेशान हैं। इसके बाद जब वो लोग जाते हैं तो भास्कर आनंदी से कहता है कि आखिर तुम लोगों ने इन्हें घर में क्यों बुलाया? तो आनंदी कहती है वो लोग ऐसे ही पूछने आए थे, वो भी अपनी बेटी को लेकर 3 साल से परेशान थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद जिस आदमी को तुमने देखा वो कहीं वही आदमी ना हो जो बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन उनके एकदम से आने से मैं घबरा गई, और जब वो बात करने लगे तो मैं भी बात करने लगी। तो भास्कर कहता है कि ठीक है, अगली बार से ख्याल रखना। इधर हम देखते हैं कि पुलिस वाले वेंकट को बहुत मारते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने मैरी के साथ क्या किया? तो वेंकट उन्हें सच बताता है कि साहब, मेरा भाई सोलमन पहले हिंदू था, लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। ये सब मुझे पसंद नहीं आया
और ऊपर से कन्वर्ट होने के बाद सोलमन मुझसे प्रॉपर्टी वापस मांगने लगा, लेकिन मैं उसको प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं था। बस हम दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा था। आगे वेंकट बताता है कि मैं चाहता था कि सोलमन मेरी बात माने, इसलिए मैंने ब्लैक मैजिक करने का फैसला किया। इसके लिए मैं एक दिन सोलमन के घर गया और उसके और उसकी बेटी मैरी के कुछ कपड़े चुरा लाया। फिर तालाब पर जाकर काला जादू करने लगा। पुलिस वाले पूछते हैं कि वहाँ वो कपड़े जले तो थे ही, लेकिन उन पर खून भी लगा हुआ था। तो वेंकट कहता है कि सर, वो मेरा ही खून था जो मैंने रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया था। इस तरह वेंकट बताता है कि जिस रात सोलमन के साथ वो सब हुआ, मैं उस रात गांव में नहीं था, बल्कि मैं दूसरे गांव में पूजा के लिए गया था, जिससे पुलिस को समझ में आ जाता है कि इस केस में वेंकट का कोई हाथ नहीं है और ये लोग उसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ भास्कर के पास एक मरीज थेरेपी के लिए आता है, क्योंकि अक्सर भास्कर अपने ऑफ टाइम में लोगों का फ्री इलाज किया करता था। लेकिन भास्कर उससे कहता है कि मैं अभी एक जगह जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे ही घर पर इलाज करता हुआ निकल जाऊंगा। इस तरह वो उसी के घर जाकर उसका इलाज करने लगता है। असल में उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि उस मरीज को उसके घर में आने का मौका ना मिले। इसके बाद जब भास्कर घर वापस आता है तो अचानक राहुल को चक्कर आता है, जिससे वो गिर जाता है और ये दोनों उसे बड़ी मुश्किल से होश में लाते हैं। तभी भास्कर ये भी नोटिस करता है कि फ्रिज की कूलिंग काफी कम हो गई है, यानी जल्दी कुछ नहीं किया तो मैरी के बारे में सभी को पता चल जाएगा। इसलिए वो फौरन मैकेनिक को कॉल करता है, जिसके बाद मैकेनिक 5 मिनट में वहां आ जाता है। लेकिन तब तक भास्कर अपनी फ्रिज को दरवाजे पर ही रख देता है और उससे कहता है कि यहीं पर ठीक कर लो। इस बीच जैसे ही मैकेनिक उस फ्रिज का दरवाजा ओपन करता है तो उसमें वो लाश नहीं होती, यानी दोनों मियाँ बीवी उस लाश को पहले ही किसी जगह पर छुपा चुके थे। खैर, अब मैकेनिक उसे बताता है कि फ्रिज के अंदर गैस खत्म हो गई है और इसका एक पार्ट भी खराब है, इसीलिए आप अगर मेरे साथ चलो तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस तरह अब भास्कर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो आनंदी को समझाकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के थोड़ी देर बाद वो ईस्टर आनंदी के घर आकर रोने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्टर भास्कर और आनंदी को माँ पापा कहती थी, इसलिए वो आनंदी से कहती है कि माँ, मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ होगी। अब हम देखते हैं कि जहाँ ईस्टर बैठी थी, ठीक उसी अलमारी के ऊपर मैरी की लाश रखी हुई थी, जिस पर लगा पानी धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। इसलिए आनंदी ये देखकर घबरा जाती है और फौरन ईस्टर से कहती है कि परेशान मत हो बेटा, चलो उधर चलकर बैठते हैं, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। अब ये सब करने में आनंदी को खुद भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब इतने में भास्कर घर लौटता है तो वो ईस्टर को समझाता है कि बेटा परेशान मत हो, पुलिस उसे जल्दी ही ढूंढ लेगी। और इस तरह से अब मैकेनिक भी वो फ्रिज ठीक करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौतम अपने किसी कलीग के साथ हॉस्पिटल से खून लेने आता है, लेकिन तभी रजिस्टर में वो देखता है कि भास्कर ने कल किसी को ब्लड डोनेट किया है। पर तभी उसे भास्कर का स्टेटमेंट याद आता है कि भास्कर के बयान के हिसाब से उसने तो दारू पी हुई थी, फिर आखिर उसने शराब पीने के बाद ब्लड डोनेशन कैसे कर दिया, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इस तरह अब वो शक के आधार पर भास्कर के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने स्टेटमेंट में दारू के बारे में कहा था, लेकिन तुमने तो ब्लड डोनेट किया है, इसका मतलब तुमने दारू नहीं पी थी और तुमने किसी अनजान आदमी या मैरी को वहाँ पर नहीं देखा था, इसलिए सही होगा कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ये सुनकर भास्कर घबरा जाता है, लेकिन इतने में राहुल फिर से बेहोश हो जाता है और होश में ही नहीं आता। इसीलिए अब गौतम उसे जमीन से उठाता है, पर इतने में उसका पैर एक छोटी सी टेबल से टकरा जाता है जो गिरकर पलट जाती है। पर तभी गौतम नोटिस करता है कि उस टेबल पर नीचे की तरफ खून लगा हुआ है, जिससे उसका शक पक्का हो जाता है कि जरूर ये भास्कर उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। उधर जब भास्कर राहुल को हॉस्पिटल लाता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि राहुल का ऑपरेशन जल्दी ही करना होगा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। जिस पर भास्कर कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, 3 दिन में मेरे पास पैसे आने वाले हैं, इसलिए मैं 3 दिन में ऑपरेशन करवा लूंगा। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, इतना भी वक्त नहीं है, इसका ऑपरेशन कल ही करवाना होगा, इसलिए कहीं से भी इंतजाम करो। तुम्हें तो पता ही है कि अगर इतनी इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुमसे नहीं कहता, पर सच में अब टाइम नहीं है। ये सुनकर अब भास्कर परेशान हो जाता है, लेकिन कोई रास्ता ना होने पर फौरन अपनी प्रॉपर्टी के कागज लेकर कई लोगों से वो मिलता है और अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है। इसके अलावा वो आनंदी के गहने भी गिरवी रख देता है और कुछ गहने बेच भी देता है, लेकिन इतने पर भी 12 लाख रुपए पूरे नहीं होते। साथ ही वो एक शॉप वाले से मिलता है और उससे अपने पैसे वापस मांगने लगता है
असल में भास्कर अपने रिटायरमेंट के बाद एक मेडिकल शॉप ओपन करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने एक आदमी को एडवांस पैसा दे दिया था, लेकिन फिलहाल वो उससे वो एडवांस वापस लेने आया था। उधर हम देखते हैं कि डीएसपी के रिश्तेदार गांव आते हैं तो गौतम उन्हें घुमाने बाहर जाता है, लेकिन इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि वो फोन पर अपने किसी फ्रेंड से कुछ चीजें मंगवाता है, पर वो क्या चीजें थी ये हमें बताया नहीं जाता। इसके बाद जब वो अपने घर लौटता है तो उसकी बेटी पूछती है, पापा क्या आपको मैरी मिली? तो गौतम आज उससे सच कह देता है, क्योंकि डीएसपी के ऐसे ऐसे काम करके वो काफी छोटा महसूस करने लगा था। वो कहता है कि नहीं बेटा, मैं तो ड्राइवर हूँ, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, मुझे ये सब करने की परमिशन नहीं है। तो ये सुनकर उसकी बेटी सोचती है कि उसके पापा मजाक कर रहे हैं। इस तरह से अब शाम हो जाती है तो पैसे का पूरा अरेंजमेंट ना होने की वजह से भास्कर भी मायूस होकर अपने घर वापस लौट आता है। लेकिन तभी उसे अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो आदमी उससे कहता है कि मुझे सब पता है, तुमने अपने घर में बच्ची की लाश छुपाई है, लेकिन तुम्हें अपने पोते के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए मेरी बात मानो और फौरन मैरी की लाश कहीं और ले जाकर जला दो, जिससे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। ये सुनकर भास्कर हैरान हो जाता है और एकदम से फोन काट देता है, पर तभी अचानक उसकी बालकनी में एक पैसों का बंडल आकर गिरता है, जिसे देखकर भास्कर के होश उड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो उसे उठाता है तो फिर से उसे उसी आदमी की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि मेरे बारे में मत सोचो भास्कर, अपने पोते राहुल के बारे में सोचो, तुम्हें उसकी जान चाहिए या लाश। अब भास्कर मजबूर था, इसलिए वो इसी बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद वो सीधा ईस्टर के घर जाता है, जहाँ ईस्टर उदास बैठी होती है और उसने खाना भी नहीं खाया होता। तभी भास्कर उससे कहता है कि बेटा खाना तो खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, मैरी मिल जाएगी, लेकिन खुद को तो सही रखो। इसी बीच वो उसे ग्लूकोज में बेहोशी की दवा मिलाकर देता है। फिर ईस्टर पानी पीकर बाहर बेहोश हो जाती है, तो भास्कर फौरन आसपास के नेबर्स को बुलाकर उसे उन लोगों के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और सभी से कहता है कि मैं राहुल के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसके बाद वो किसी जगह पर अपनी स्कूटी खड़ी करता है और फौरन एक टैक्सी को बुक करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बाइक से जाएगा तो लोगों को शक हो जाएगा और वैसे भी दूर जाने के लिए एक टैक्सी की जरूरत होगी। अब उसे तो ड्राइविंग आती थी, इसलिए वो पहले खुद उस टैक्सी को लेकर उस स्कूटी वाली जगह ले जाता है और वहाँ उस टैक्सी को खड़ा करके स्कूटी से वापस अपने घर जाता है। फिर घर वापस आकर वो सूटकेस में मैरी की लाश को रखता है और फौरन स्कूटी से टैक्सी की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे बच्चों का ट्यूशन टीचर रघु मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि सर टाउन जा रहे हो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? साथ ही वो सूटकेस देखकर पूछता है, आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अब भास्कर घबराते हुए कहता है, अब असल में राहुल हॉस्पिटल में है ना, इसलिए इसमें उसके और हमारे कपड़े हैं और कुछ जरूरत के सामान हैं। उसका ऑपरेशन है ना, तो घर आने का बार बार टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं एक बार में जो सामान समझ में आया उसे ले आया। इस तरह से अब वो रघु को भी अपने साथ ले जाता है। अब रास्ते में चलते चलते अचानक रघु को सूटकेस के अंदर से घड़ी की बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनकर उसे याद आता है कि मैरी के बर्थडे पर भास्कर ने उसे एक डिजिटल वॉच गिफ्ट की थी, जो ऐसे ही बीप करती थी। इसलिए वो तुरंत भास्कर को रुकवाता है और घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। फिर वो भास्कर से कहता है कि सर आपने ये आवाज सुनी? कहीं आसपास से ही आ रही है। इस बीच भास्कर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि कहीं इसका ध्यान सूटकेस पर ना चला जाए, पर तभी वो खुद को संभालते हुए बहुत नॉर्मल टोन में कहता है, अरे हाँ ये तो राहुल की वॉच है, मैंने सूटकेस में ही रख दी थी, वही आवाज है। ये सुनकर रघु चैन की सांस लेकर कहता है, ओह अच्छा, मुझे लगा ये मैरी की वॉच की आवाज है, क्योंकि मैरी के पास भी ऐसी ही वॉच थी ना। तो भास्कर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोलता है, हाँ मैंने उसे भी वैसी ही वॉच गिफ्ट की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौतम उस डीएसपी के रिश्तेदारों को हाईवे साइड के एक रेस्टोरेंट में लाया होता है और तभी उसे वहां से गुजरते हुए भास्कर दिख जाता है, जो अपनी स्कूटी पर सूटकेस लिए तेजी से वहां से गुजर रहा होता है। ये देखकर गौतम को वो मौका मिल जाता है जिसकी तलाश में वो कई दिनों से था। वो फौरन अपने उस दोस्त को कॉल करता है जिससे उसने कुछ चीजें मंगवाई थी। फिर वो उन चीजों को लेकर सीधा भास्कर के घर जाता है, पर वो घर बाहर से लॉक होता है, इसलिए गौतम उस टूल किट की मदद से ताला खोलकर सीधा अंदर घुस जाता है और सीधे उसी जगह पर जाता है जहां उसने पहले खून का धब्बा देखा था। फिर वो ध्यान से उस टेबल के नीचे से खून का सैंपल कलेक्ट करके वहां से निकल जाता है ताकि बाद में उसका डीएनए टेस्ट करवा सके। इधर भास्कर मैरी की डेड बॉडी वाला सूटकेस टैक्सी से निकालकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां जाने के लिए उसी अनजान आदमी ने फोन पर बताया था।
अब उस जगह पर जाकर वो देखता है कि वहाँ पहले से सूखी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था, जो शायद उसी आदमी ने किया होगा। फिर वो आदमी भास्कर को कॉल करके कहता है कि सूटकेस खोलो और मैरी की बॉडी लकड़ियों पर रखकर आग लगा दो। साथ ही कंफर्म करने के लिए वो भास्कर को वीडियो कॉल भी करता है, ताकि ये देख सके कि भास्कर सच में बॉडी जला रहा है या नहीं। इस तरह अब भारी दिल, कांपते हाथों और गिल्ट से भरी आंखों के साथ भास्कर सूटकेस खोलता है, मैरी की नन्ही लाश को लकड़ियों पर रखकर माचिस जला देता है और फिर कुछ ही देर में आग लपटों में बदल जाती है और मैरी की बॉडी राख में बदल जाती है। अब घर लौटने पर भास्कर के दरवाजे के पास एक और कवर रखा होता है, जो पैसों से भरा होता है, यानी उस अनजान आदमी ने अपना वादा पूरा किया था। इसके बाद भास्कर बिना एक शब्द सोचे वो पैसे समेटता है और सीधे हॉस्पिटल भागता है, जिसके बाद उसी रात राहुल का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन राहुल अभी तक होश में नहीं आया। आगे वो एक शॉकिंग बात बताते हैं कि इस वक्त राहुल कोमा में चला गया है। तो ये सुनकर भास्कर और आनंदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब भास्कर डॉक्टर पर बरसने लगता है, मैं तुम सबके खिलाफ केस कर दूंगा। पर डॉक्टर उसे शांत करते हैं कि देखिए भास्कर, ऑपरेशन तो ठीक हुआ है, इसलिए कोमा से बाहर आने में उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। उधर गौतम अपनी बेटी के पास से मैरी की चबाई हुई पेंसिल उठा लेता है, जो हमेशा उसके पास रहती थी। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरे पास 2 सैंपल्स हैं, एक खून का और एक ये पेंसिल का, इसलिए इन दोनों का डीएनए मैच करके रिपोर्ट दे देना। फिर घर लौटने पर डीएसपी गौतम पर बरस पड़ता है और कहता है कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारे साथ जो किया वो सही किया था, तुम इसी लायक हो। उसके ऐसा कहते ही सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले कोर्ट ने एक लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया था, जिसके बाद डीएसपी ने जानबूझकर गौतम को उस केस में लगाया था। फिर एक दिन कोर्ट जाते वक्त एक लॉरी ने उन्हें टक्कर मारी, जिसमें उस लड़की की मौत हो गई। उस वक्त गौतम लगभग सस्पेंड हो चुका था, लेकिन सजा के रूप में उसे हमेशा के लिए डीएसपी का ड्राइवर बना दिया गया और तभी से डीएसपी उसे बार बार ताना मारता है। हम देखते हैं कि अब प्रेजेंट में गौतम की बीवी और उसकी बेटी ये सारी बातें घर के बाहर खड़े खड़े सुन लेती हैं। फिर अगली सुबह जंगल में लकड़ी काटने गए एक आदमी को जली हुई चिता और हड्डियों का ढेर दिखता है, जिसके बाद वो फौरन खबर करता है और पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और कंकाल को उठा लेती है। ये खबर सुनकर ईस्टर भी वहां पहुंच जाती है और छोटे से जले हुए कंकाल को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। ऊपर से पुलिस कहती है कि यह स्केलेटन 10 से 12 साल के बच्चे का हो सकता है, जिसे सुनकर ईस्टर वहीं टूटकर रोने लगती है। इधर गौतम जब बाद में घर लौटता है तो उसकी बीवी उसे संभालने की कोशिश करती है, पर गौतम उसे बताता है कि उस वक्त डीएसपी को पहले से पता था कि उस लड़की की जान को खतरा है, फिर भी उसने उसे ही प्रोटेक्शन पर लगाया। इधर भास्कर टेरेस पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि शायद उसके किए पापों की सजा राहुल भुगत रहा है। पर तभी उसे दिखता है कि दूसरी तरफ की छत पर ईस्टर छत से कूदने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लेता है और नीचे उतार लाता है। जिसके बाद ईस्टर रोते हुए कहती है, पापा, वो लोग कह रहे हैं कि जंगल में मिला कंकाल मेरी मैरी का हो सकता है। आप ही बताओ कि अब मैं जीकर क्या करूं? मेरा तो कोई बचा नहीं। अब उसकी ये हालत देखकर भास्कर अंदर से टूट जाता है। ऊपर से उसके अंदर सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए झूठ का बोझ और भारी हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद डॉक्टर भास्कर को बुलाकर कहते हैं कि आप चाहें तो राहुल को घर ले जा सकते हैं, क्योंकि घर पर भी उसकी देखभाल हो सकती है। इस तरह से वो लोग राहुल को घर ले आते हैं। फिर राहुल के घर पर आने के बाद ईस्टर भास्कर के घर पर राहुल को देखने आती है, जहां वो आनंदी से कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाई। फिर वो भास्कर से कहती है, पापा सुना है आप पैसों की तलाश में हैं। असल में मेरे पास थोड़ा पैसा है, सोचा था मैरी के बड़े होने पर उन पैसों से फंक्शन करूंगी, पर अब आप इन्हें रख लो, आपने हमारे लिए बहुत किया है। ये सुनकर भास्कर का दर्द और बढ़ जाता है। फिर ईस्टर के जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है और आनंदी से कहता है, जब वो पैसे दे रही थी तो ऐसा लगा जैसे कह रही हो, पापा ये पैसे लेकर मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। आनंदी, शायद मेरे ही पापों की वजह से राहुल इस हालत में है, चलो हम ये घर छोड़ देते हैं। मैं ईस्टर के चेहरे को रोज ऐसे नहीं देख सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि 1 साल पहले भास्कर अपना नया घर बनवा रहा था, लेकिन फिर जब राहुल बीमार हुआ तो उसने वो काम बिल्कुल रुकवा दिया। पर अब वो उस घर में थोड़ा बहुत काम करवाता है ताकि वो जल्दी से उसमें शिफ्ट हो सके। उधर डीएसपी थाने में आकर सारे पुलिस वालों पर बरसता है कि इतने दिनों में भी कोई क्लू क्यों नहीं मिला, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो?
तभी थाने के बाहर खड़े गौतम को अपने उसी फ्रेंड का फोन आता है। वो कहता है कि गौतम, तुमने जो 2 सैंपल्स भेजे थे उन दोनों का डीएनए मैच हो गया है, यानी वो खून और वो पेंसिल एक ही आदमी का है। इस तरह से अब गौतम समझ जाता है कि भास्कर ही असली हत्यारा है। लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि भास्कर खुद थाने की तरफ आ रहा है, तो गौतम तुरंत आगे बढ़कर उसे अंदर जाने से पहले एक कोने में खींचकर ले जाता है और पूछता है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो भास्कर भारी आवाज में कहता है, अपना स्टेटमेंट देने और अपना जुर्म कबूल करने। वो कहता है कि मैरी की लाश मैंने पैसों के लिए छुपाई, सोचा था कि राहुल बच जाएगा, लेकिन आज वो ही बिस्तर पर है और अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझसे ये चीज और सही नहीं जा रही, पर मैंने मैरी को नहीं मारा। और इस तरह से भास्कर गौतम को सब बता देता है कि कैसे मैरी उसकी गोद में मरी, कैसे उसने लाश छुपाई, कैसे अनजान आदमी के कहने पर डेड बॉडी जलाई। अब ये सुनकर गौतम के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि उसका शक सही था, लेकिन भास्कर तो निर्दोष है। इसलिए वो भास्कर से कहता है, देखिए सर, अगर आप अभी अंदर जाकर सब मान लोगे तो आपको तो सजा मिलेगी ही, लेकिन असली कातिल बाहर ही घूमता रहेगा, जिसका मतलब और भी बच्चियां उसकी शिकार बनेंगी। ऊपर से सिस्टम ऐसा है कि ये लोग सारे पुराने मिसिंग केसेस भी आपके सिर मढ़ देंगे और बोलेंगे कि आपने ही सब लड़कियों के साथ अत्याचार किया है, इसलिए आप बस थोड़ी देर रुकिए और अब हम दोनों मिलकर उस असली दरिंदे को पकड़ते हैं, क्योंकि तभी मैरी के साथ सच में न्याय होगा। ये सुनकर अब भास्कर समझ जाता है कि गौतम उससे क्या कहना चाहता है। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि जिस आदमी ने उसे कॉल किया था वो एक प्राइवेट नंबर था, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भास्कर जब घर वापस आता है तो आनंदी को जो आज हुआ वो बताने लगता है। ये सुनकर आनंदी उससे कहती है कि ऐसा करने से पहले मुझे और राहुल को मार देना। आखिर क्या सोचकर तुम पुलिस स्टेशन गए थे? वो तो अच्छा हुआ कि गौतम ने रोक लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। खैर, अब बाद में गौतम और भास्कर दोनों उस नंबर की डिटेल्स निकालने के लिए गौतम के एक टेक्नीशियन दोस्त के पास जाते हैं। इसी बीच रास्ते में भास्कर गौतम से एक और अहम बात शेयर करता है कि सर, उस रात जब मैंने मैरी को उठाया था तो उसके शरीर से स्पिरिट की तीखी स्मेल आ रही थी, वही जो हॉस्पिटल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और सर, कुछ लोग उसी स्पिरिट को अल्कोहल की तरह पीते भी हैं, इसलिए ये पॉसिबल है कि जिसने भी ये किया वो स्पिरिट का नशा करता हो। इसके बाद टेक्नीशियन लैपटॉप पर नंबर को ट्रेस करता है और उस प्राइवेट नंबर की असली सिम डिटेल्स निकाल लेता है। फिर वो बताता है कि ये नंबर एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसका नाम है प्रिंसी। फिर प्रिंसी का एड्रेस मिलते ही गौतम और भास्कर दोनों उसके घर पहुंचते हैं, जहां उसके घर वाले बताते हैं कि 2 साल पहले तक प्रिंसी यहाँ रहती थी और उसके बाद वो कॉलेज हॉस्टल शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। इसके बाद ये दोनों कॉलेज के हॉस्टल पहुंचते हैं, जहां वार्डन रजिस्टर दिखाकर बताती है कि हाँ, प्रिंसी यहाँ पढ़ती थी, लेकिन 3rd सेमेस्टर के बाद अचानक उसने आना बंद कर दिया। फिर वो आखिर में बताती है कि हाँ, लेकिन एक आदमी उसका गार्जियन बनकर उससे अक्सर मिलने आता था और रजिस्टर में वो अपना नाम एंटोनी लिखता था। अब ये दोनों जब एंटोनी का एड्रेस देखते हैं तो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ये एंटोनी का एड्रेस इन्हीं के गांव का था। इसके बाद भास्कर कहता है कि मैं तो किसी एंटोनी को नहीं जानता जो हमारे गांव में हो, हाँ, लेकिन गांव के फादर जानते होंगे, इसलिए चलो चर्च में चलते हैं। इस तरह से अब वो दोनों तुरंत अपने गांव लौटकर सीधा चर्च पहुंचते हैं, जहां वो फादर से मिलते हैं। लेकिन उसी समय एक औरत फादर के पास एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराने आती है और जब फादर साइन करते हैं तो ये दोनों उनका नाम पढ़ लेते हैं, जिस पर लिखा था एंटोनी। इस तरह अब इन दोनों को पक्का हो जाता है कि खुद फादर ही प्रिंसी का गार्जियन था। इसके बाद ये दोनों उससे प्रिंसी के बारे में पूछते हैं, लेकिन फादर इन्हें नॉर्मल तरीके से सच कहता है कि हाँ, मैं ही उसका गार्जियन था। असल में उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं उसकी मदद करता था। ये सुनकर अब ये दोनों जाने लगते हैं, पर तभी फादर के कमरे से बाहर निकलते वक्त भास्कर की नजर सामने रखी स्पिरिट की बोतलों पर पड़ती है, यानी वही गंध जो उसने मैरी के शरीर से सूंघी थी। ये देखकर गौतम का भी शक और गहरा हो जाता है और वो तुरंत फादर से थोड़ा सख्त लहजे में पूछता है कि सच बताओ, तुम्हारा मैरी के साथ क्या रिश्ता था और उस प्रिंसी के साथ तुमने क्या किया? अब फादर ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए गांव में रहने वाला रघु मेरे लिए ऐसी स्पिरिट की बोतलें लाकर देता था ताकि मैं चैन से सो सकूं। हालांकि हादसे वाली रात मैंने रघु को कहीं पर भागते हुए देखा था। अब रघु का नाम सुनते ही गौतम और भास्कर दोनों समझ जाते हैं कि असली धागा रघु की तरफ जा रहा है।
फिर जब गौतम ये सारी बातें इंस्पेक्टर को बताता है तो पुलिस तुरंत रघु को पकड़कर थाने ले आती है। अब उसके फोन की जांच करने पर पुलिस को हर मिसिंग लड़की की फोटो और खासकर मैरी की बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। उन्हें पता चलता है कि पहले जिन केसेस में बच्चियां गायब हुई थी वहां भी रघु कहीं ना कहीं टीचर या ट्यूटर बनकर मौजूद था। फिर थोड़ी ही देर में पूरा गांव थाने के बाहर जमा होकर चिल्लाने लगता है कि रघु को हमारे हवाले करो, हम खुद इसे मारेंगे। तभी डीएसपी थाने में आकर इंस्पेक्टर से पूछता है, कुछ मिला क्या? तो इंस्पेक्टर कहता है, सर इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो डीएसपी कहता है, ठीक है, कल ही इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। इसके बाद पुलिस बाहर आकर भीड़ को समझाती है कि रघु ने मान लिया है कि उसने गलती की है, लेकिन किस तरह से ये लिखित बयान लेना बाकी है। साथ ही हमें उसका स्टेटमेंट लेकर कोर्ट में पेश करना है, इसलिए आप लोग थोड़ा शांत रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। उधर भास्कर और आनंदी राहुल के साथ अपना घर शिफ्ट करने लगते हैं। तभी ईस्टर भास्कर से रोते हुए कहती है कि पापा आप भी इस टाइम पर मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं कैसे जीऊंगी? तो भास्कर प्यार से समझाता है कि बेटा तुम तो जानती हो ना कि राहुल का इलाज चल रहा है और उसे ऊपर नीचे ले जाना मुश्किल है, इसलिए मेरा नया घर हॉस्पिटल के थोड़ा करीब है, तो तुम कभी भी आ जाना, वो घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अब उसी रात ईस्टर नए घर पर भास्कर से मिलने आती है और कहती है कि पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और किससे शेयर करूँ। फिर धीरे धीरे वो उसे उस रात की सच्चाई बताने लगती है कि फेस्टिवल वाली रात उसके और मैरी के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से वो मैरी को साथ लेकर नहीं गई और अकेले ही चर्च चली गई। ईस्टर कहती है कि असल में उसे मेरे बारे में बहुत बड़ा सच पता चल चुका था और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ साल पहले ईस्टर और रघु एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों का रिलीजन अलग था, इसलिए दोनों घर वालों से डरते रहे। पर फिर एक दिन दोनों घर छोड़कर भाग गए और कहीं दूर छोटा सा घर लेकर जिंदगी शुरू कर दी। पर 2 दिनों की ही खुशियां मिली थी कि ईस्टर के घर वालों ने उन्हें ढूंढ निकाला और रघु की बुरी तरह से पिटाई करके ईस्टर को जबरदस्ती वापस ले गए। इसके बाद ईस्टर को जबरदस्ती सोलमन से शादी करनी पड़ी, जो शराबी था और हिंसक भी। उसे पता था कि ईस्टर उसे दिल से नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो रोज उसे पीटता, मजबूर करता और अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता। पर कुछ समय बाद ईस्टर को पता चला कि वो पेट से है, तो वो बहुत खुश हुई। लेकिन इसी बीच जब सोलमन की तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों ने ईस्टर को बताया कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, तो ईस्टर को झटका लगा कि जो बच्चा उसके पेट में है वो सोलमन का नहीं, रघु का है। इसके बावजूद ईस्टर ने किस्मत मानकर लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया और मैरी को अपनी और सोलमन की बेटी की तरह पालती रही। लेकिन सालों बाद रघु इसी गांव में ट्यूशन के लिए ट्रांसफर होकर आता है, जहां वो ईस्टर को देखता है। फिर रघु मैरी को उसके साथ देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि ये उसी की बेटी है, इसलिए वो अकेले में ईस्टर से मिलकर कहता है कि मुझे पता है मैरी मेरी ही बच्ची है, आखिर तुम क्यों ये जिंदगी जी रही हो, चलो हम तीनों कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन ईस्टर मना कर देती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके बाद रघु मैरी को सभी के साथ ट्यूशन पढ़ाता है और बहुत प्यार से उसकी देखभाल करता है, साथ ही वो उसकी कुछ फोटोज भी लेता रहता है। इसी बीच जब एक दिन ईस्टर ट्यूशन फीस देने आती है तो रघु ये कहते हुए मना करता है कि मैरी मेरी भी बेटी है, तो मैं उसकी फीस क्यों लूं? पर तभी ये बात डोर से मैरी सुन लेती है और वहीं से उसे सच्चाई पता चल जाती है कि उसका असली पिता सोलमन नहीं बल्कि रघु है। इसलिए उस दिन के बाद से मैरी अपनी माँ से बात करना छोड़ देती है। इसके बाद ईस्टर कितनी भी कोशिश करती है, लेकिन मैरी उससे अपना मुंह फेर लेती है। फिर फेस्टिवल वाली रात इसी गिल्ट और टूटे दिल के साथ ईस्टर अकेले चर्च जाती है और मैरी को नहीं बुलाती। फिर चर्च से निकलकर वो बाहर रघु से मिलती है, जहां रघु उसे फिर से कहता है कि चलो हम तीनों कहीं दूर चलें। लेकिन ईस्टर भी फिर से मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब प्रेजेंट में इतना सब सुनाने के बाद ईस्टर रोते हुए कहती है कि पापा मुझे नहीं पता कि रघु ने अपना जुर्म कबूल क्यों किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर से मैरी तो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। अब एट द सेम टाइम दूसरी तरफ गौतम रघु से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो रघु से अलग से बात करने का मौका मांगता है। फिर रघु टूटे हुए मन से गौतम को पूरा सच बताने लगता है कि मैं अपनी ही बच्ची को क्यों मारूंगा सर, मैरी तो मेरी ही बेटी थी। वो बताता है कि पुलिस ने उसे जोर जबरदस्ती और टॉर्चर करके कई पुराने केसेस भी उसके सिर पर मढ़ने की कोशिश की है, जिस वजह से डर के मारे उसने जुर्म कबूल कर लिया, जबकि असली कहानी कुछ और है। वो आगे कहता है कि सर उस रात ईस्टर से चर्च के बाहर मिलने और बात करने के बाद उसे पता चला
कि मैरी ईस्टर से बात नहीं कर रही, इसलिए वो मैरी को समझाने के लिए उसके पास गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि किसी ने पहले ही मैरी के साथ दरिंदगी कर दी थी। ये देखकर वो शॉक हो गया। लेकिन उस वक्त सोलमन भी वहीं पर था और रो रहा था। इसलिए रघु को देखते ही सोलमन उस पर टूट पड़ा कि मैं तुम्हारे और ईस्टर के बारे में सब जानता हूँ। इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और इसी धक्का मुक्की में सोलमन ऊपर से नीचे गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर रघु घबराकर वहाँ से भाग गया और यही चीज उस चर्च के फादर ने दूर से देखी थी। रघु कहता है कि अगर वो सच सच बता देता कि मैरी उसकी बेटी है और ईस्टर उसकी पुरानी प्रेमिका, तो पूरी दुनिया ईस्टर पर उंगली उठाती और उसका नाम खराब होता। इसलिए उसने चुप रहकर गुनाह अपने सिर पर ले लिया। अब गौतम भी ये सब सुनकर रघु को सच्चाई नहीं बताता कि मैरी पहले से ही मर चुकी थी। हालांकि वो ये जरूर समझ जाता है कि रघु दरिंदा नहीं है, बल्कि वो अपनी बच्ची के लिए खुद को कुर्बान कर रहा है। खैर, अब सुबह होते ही गौतम भास्कर से मिलता है और रघु ने जो जो बताया वो सब समझाता है। इसके बदले में भास्कर भी ईस्टर से सुनी सारी बातें शेयर करता है। फिर वो दोनों पजल को जोड़ते हैं और पॉइंट पर पहुंचते हैं कि रघु असली कातिल नहीं है। इसका मतलब असली शिकारी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और अगर उसे पकड़ा गया तो रघु को बचाया जा सकता है। इसके बाद गौतम इस केस को नए एंगल से सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि फादर एंटोनी ने प्रिंसी के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में कुछ कहा था। इसीलिए वो कंफर्मेशन के लिए वापस से फादर के पास जाता है और उससे वही बात दोहराने को कहता है, जिस पर फादर बोलता है कि प्रिंसी की माँ का किसी और के साथ रिश्ता था और वो प्रिंसी असल में उसी रिश्ते से पैदा हुई बच्ची थी। फिर गौतम अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि प्रिंसी भी लंबे समय से गायब है। मैरी को भी पहले किसी ने गायब किया था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही अपने पिता की असली संतान नहीं है, बल्कि वो अपनी माओ के अफेयर से जन्मी हुई बच्चियां हैं। इसीलिए अब गौतम इसी बात को कंफर्म करने फौरन उस मिसिंग लड़की की माँ के पास जाता है, जिसके केस से ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर वो उससे सीधा पूछता है, सच सच बताइए कि आपकी बेटी आपके पति से ही पैदा हुई थी या नहीं। तो ये सुनकर वो औरत भड़क जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी गौतम उसे संभालते हुए कहता है कि देखिए, ये सवाल आपको गंदा लग सकता है, लेकिन इस केस में मुझे एक छोटी सी लीड मिली है, इसलिए अगर आप सच बताएंगी तो शायद बाकी बच्चियों के लिए न्याय हो सकेगा। तो आखिर में बहुत ही झिझक और रोने के बाद वो औरत सच कबूल करती है कि उसकी बेटी उसके पति से नहीं बल्कि एक अफेयर से हुई थी। अब गौतम भास्कर के पास लौटकर बताता है कि अब तक जितनी भी बच्चियां मिसिंग या मर्डर हुई, उनमें एक कॉमन पैटर्न है। असल में वो सब ऐसी थी जो अपनी माँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुई थी। लेकिन गौतम आगे कहता है कि शॉकिंग बात यह है कि इस बात को उनके अलावा कोई नहीं जानता होगा, पर फिर भी कातिल को कैसे पता चल रहा है कि कौन नाजायज बच्ची है। खैर, उसी वक्त टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि जंगल में जो कंकाल था वो मैरी का नहीं है, क्योंकि दोनों का डीएनए मैच नहीं होता। अब गौतम तुरंत भास्कर की तरफ देखता है और कहता है कि इसका मतलब मैरी की असली डेड बॉडी अभी भी आपके पास है। तो भास्कर गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ सर। और फिर वो उसके सामने पूरा सच खोल देता है। वो बताता है कि जिस रात वो मैरी की डेड बॉडी को लेकर जा रहा था, उसी रात उसने अपने एक जानकार को फोन करके कहा था कि उसे फिजियोथेरेपी स्टडी के लिए एक छोटे बच्चे का स्केलेटन चाहिए। फिर वो आदमी उसे कब्रिस्तान ले गया, जहाँ से उसने एक छोटे बच्चे की कब्र खोदकर उसका कंकाल निकालकर भास्कर को दे दिया। फिर भास्कर मैरी की लाश को लेकर उसी जगह पहुंचा जहां उसे बॉडी जलानी थी। इसके बाद अनजान कॉलर ने वीडियो पर निगरानी तो रखी, लेकिन जैसे ही वो कॉल कटा तो भास्कर ने बड़ी ही चालाकी से मैरी की बॉडी को एक तरफ खींचकर छुपा दिया और उसकी जगह पर कब्र से निकाले गए दूसरे बच्चे के कंकाल और हड्डियां लकड़ियों पर रखकर जला दी। साथ ही मेडिकल स्टोर खोलने के प्लान के लिए भास्कर पहले से ही एक नया फ्रिज खरीद चुका था, इसलिए उसने मैरी की असली डेड बॉडी को वहीं फ्रिज में छुपाकर रख दिया ताकि बाहर किसी को शक ना हो। अब ये सुनकर गौतम पूछता है कि न्यूज को सुनकर अगर ये बात उस हत्यारे को पता चल गई कि वो जली हुई बॉडी मैरी की नहीं थी, तो वो वापस से मैरी की लाश मांगेगा ही। और जैसा गौतम ने अंदाजा लगाया था वैसा ही होता है, क्योंकि थोड़ी देर में वही अनजान आदमी फिर से भास्कर को कॉल करता है और गुस्से में भास्कर पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की, जिस बॉडी को तुमने जलाया वो मैरी की नहीं थी। तो भास्कर भी अब झूठ छुपाने की बजाय सीधा जवाब देता है, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया। जिस पर वो आदमी धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे मैरी की असली डेड बॉडी नहीं दी तो मैं किसी और बच्ची को उठा लूंगा, और वैसे भी आज रात गांव में फेस्टिवल है, देख लेना। ये सुनकर गौतम और भास्कर समझ जाते हैं कि कातिल दो गांवों के फेस्टिवल में किसी एक में जरूर पहुंचेगा
और भीड़ के बीच से किसी नई बच्ची को टारगेट करेगा। इसलिए दोनों तय करते हैं कि वो अलग अलग गांव कवर करेंगे ताकि उसे ट्रेस करने का मौका बढ़ जाए। फिर रात होते ही फेस्टिवल शुरू हो जाता है। एक गांव में चमकदार लाइट्स, ढोल नगाड़े और भीड़ के बीच में गौतम बहुत ध्यान से हर अजनबी, हर संदिग्ध चेहरे को देखता है, जबकि दूसरे गांव में भी वही माहौल होता है। यानी देवताओं की शोभा यात्रा, पंडाल और मेले की दुकानें होती हैं, जहां भास्कर भीड़ के बीच में आंखें गड़ाकर वही एक चेहरा खोजने की कोशिश करता है जो इन सब का असली मास्टरमाइंड है। लेकिन बहुत देर तक दोनों गांवों में फेस्टिवल चलने के बाद गौतम वापस भास्कर के पास आता है और कहता है कि उसे किसी पर भी शक नहीं हुआ और किसी भी जगह से कोई बच्ची किडनैप होने की खबर नहीं आई। साथ ही भास्कर भी बताता है कि उसके वाले गांव में भी सब नॉर्मल रहा, कोई बच्ची गायब नहीं हुई। लेकिन इसी बीच भास्कर के फोन पर फिर से वही अनजान आदमी का कॉल आता है और एक झटका देने वाली बात बोलता है। वो कहता है कि उसने गौतम की ही बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही भास्कर घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज उनकी बच्ची को मत छूना, मैं अभी मैरी की डेड बॉडी दे दूंगा, बस मुझे जगह बता दो कि कहाँ आना है। इसके बाद गौतम और भास्कर के मेडिकल स्टोर पर आते हैं ताकि मैरी की असली डेड बॉडी फ्रिज से निकाल सके। लेकिन जैसे ही शॉप का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि लॉक पहले से ही खुला पड़ा है और जब अंदर जाकर फ्रिज चेक करते हैं तो मैरी की बॉडी गायब होती है, जिसे देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। पर तभी गौतम कहता है कि लगता है हत्यारे को मैरी की बॉडी के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो उसे यहाँ से ले गया और अब वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन भास्कर घबराकर कहता है कि नहीं सर, इसके बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि मैंने बहुत ही केयरफुली उसे यहाँ छुपाया था। और वैसे भी अगर मैरी उसके पास होती तो वो आपकी बेटी को किडनैप क्यों करता। लेकिन फिर भी गौतम प्लान बनाते हुए कहता है कि आप फिर भी उसके कहे मुताबिक उससे मिलने जाओ, तब तक मैं बैकअप के लिए पुलिस को अलर्ट करता हूँ। आप बस मैरी को देने का नाटक करना, उससे पहले हम पहुँच जाएंगे। इस तरह अब भास्कर घर जाता है और कुछ पुराने कपड़ों में भरकर एक बंडल तैयार करता है ताकि दूर से देखने पर वो बंडल किसी बॉडी जैसा लगे। इसके अलावा वो अपने साथ एक चाकू भी रख लेता है ताकि खुद को बचा सके। उधर गौतम इंस्पेक्टर के पास जाकर पूरी सच्चाई बताता है और उससे फौरन बैकअप की मांग करता है, जबकि इधर भास्कर अकेला उस जगह टाइम पर पहुंच जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गौतम की बेटी को कोई खरोच भी आए। तभी कुछ देर बाद अंधेरे में एक शख्स मास्क पहनकर आता है और उससे कहता है कि फौरन मैरी की लाश को मुझे दे दो और पुलिस वाले की बेटी को ले जाओ। ये सुनकर भास्कर कपड़ों वाला बस्ता उसकी तरफ बढ़ाता है और उसी समय मौका देखकर चाकू निकालकर उसे स्टैब करने की कोशिश करता है। लेकिन मास्क वाला बंदा पहले से तैयार रहता है और उसके वार को भांप लेता है। इसके बाद दोनों के बीच में जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें मास्क वाला आदमी उम्र और ताकत का फायदा उठाकर भास्कर को बुरी तरह से पीटता है। लेकिन आखिर में जैसे तैसे भास्कर उस आदमी का मास्क खींचकर नीचे गिरा देता है और उसका चेहरा देखते ही वो दंग रह जाता है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का पहला क्लाइमेक्स, जहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी गांव की पहली मिसिंग लड़की का बाप चंद्रा होता है। वही आदमी जो एक दिन अपनी पत्नी के साथ भास्कर के घर आया था और अपनी बच्ची के बारे में पूछकर रो रहा था। अब भास्कर समझ जाता है कि फेस्टिवल वाली रात अंधेरे और नशे में मौके का फायदा उठाकर मैरी के पास जाकर दरिंदगी करने वाला दरिंदा यही था। उधर दूसरी तरफ गौतम और पुलिस वाले लोकेशन ट्रेस करते हुए उसी एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन भास्कर उन्हें वहां नहीं दिखता। पर तभी उन्हें दूर से तेज रोशनी वाली बड़ी टॉर्च की बीम हिलती हुई दिखाई देती है। वही टॉर्च जो गौतम ने भास्कर को दी थी और कहा था जरूरत पड़े तो इसे ऑन कर देना। फिर सिग्नल देखते ही पुलिस उस दिशा में दौड़ती है और ये देखकर चंद्रा और भी हिंसक हो जाता है, जिसके बाद भास्कर को घसीट घसीट कर वो मारता है। लेकिन भास्कर अपने साथ अपना वफादार डॉगी भी लाया था, जो मालिक को मार खाते देखकर चंद्रा पर झपट पड़ता है। पर बचाव की जगह चंद्रा पागलपन में उस डॉगी पर ही हमला कर देता है और उसे मार डालता है। साथ ही वो उसे गाली देते हुए कहता है कि इसी कुत्ते की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हुआ था, इससे अच्छा तो ये होता कि इसे भी उस दिन मार देना चाहिए था। इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस रात जब चंद्रा मैरी पर हमला करके उसे कहीं ले जा रहा था तो उसी समय भास्कर का डॉगी उस पर जोर जोर से भौंकने लगा, जिसकी वजह से घबराकर चंद्रा मैरी को वहीं छोड़कर अंधेरे में कूदकर भाग गया था। और बाद में सोलमन ने रास्ते में बेसुध पड़ी मैरी को उठाया था, जिसे वो इलाज के लिए भास्कर के पास लाया था। खैर, अब प्रेजेंट में अपने डॉगी को मारता हुआ देखकर भास्कर के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है और वो चंद्रा को बुरी तरह से पीटता है।
तभी इतने में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद गौतम और बाकी लोग बीच बचाव करके चंद्रा को पकड़कर हथकड़ी लगा देते हैं। वहीं बगल में गौतम की बेटी भी मिल जाती है, जो डरी सहमी लेकिन जिंदा हालत में होती है। फिर थाने लाकर पूछताछ में चंद्रा की असली सच्चाई सामने आती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था। असल में चंद्रा एक हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट से जुड़ा हुआ काम करता था, जहां वो पहले बड़ी उम्र की औरतों के साथ छेड़छाड़ करता था, लेकिन विरोध और शिकायतों का डर देखकर उसने बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। साथ ही उसे दूसरों के राज जानने का अजीब शौक था, इसलिए जब भी वो किसी गांव में कैंप के नाम पर जाता तो वहां के लोगों के ब्लड सैंपल लेकर चुपके चुपके से डीएनए टेस्ट कराता, ताकि पता चल सके कि कौन सी बच्ची अपने असली बाप की है या नहीं। और फिर ऐसे ही बच्चों की लिस्ट बनाकर वो फेस्टिवल की रात भीड़ का फायदा उठाकर उन्हें किडनैप करता और उनके साथ गलत काम करता, और आखिरकार वो उन्हें मारकर खेतों या सुनसान जगहों के पास जाकर जला देता। अब इसी दौरान उसे एक दिन ये भी पता चला कि उसकी खुद की बेटी भी उसकी नहीं है, इसलिए गुस्से और पागलपन में उसने 3 साल पहले अपनी ही बच्ची के साथ भी वही किया, वही दरिंदगी और फिर हत्या, जबकि बाद में वो दुनिया के सामने मासूम बाप बनकर घूमता रहा। अब थाने में बैठे भास्कर से जब पूछताछ होती है तो वो भी मैरी की डेड बॉडी को छुपाने की पूरी सच्चाई स्वीकार करता है और ये भी बताता है कि अब उसे खुद नहीं पता कि वो बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि इस सब के बीच में वो मिस हो चुकी है। पर तभी सच को सुनने के बाद टूट चुकी ईस्टर थाने में ही भास्कर पर टूट पड़ती है और उसे मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पिता माना था, लेकिन तुमने मेरी बच्ची की डेड बॉडी तक मुझे नहीं दी। आखिर तुमने उसे क्यों छुपाया, मुझे सच क्यों नहीं बताया। इधर पुलिस लीगल प्रोसीजर के हिसाब से चंद्रा के साथ साथ डेड बॉडी छुपाने के अपराध में भास्कर को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि कुछ दिन की जेल की सजा काटने के बाद भास्कर रिहा हो जाता है और बाहर निकलते समय गौतम उससे कहता है कि सर, अगर उस रात आपने मैरी की बॉडी को नहीं छुपाया होता तो चंद्रा अभी भी किसी और गांव की बच्चियों को उठा रहा होता। आप जो भी थे, आपकी गलती से ज्यादा आपका फैसला एक बच्ची को बचाने का कारण बना, इसलिए आप खुद को इतना गिल्टी मत मानिए। एक ना एक दिन ईस्टर भी इस बात को समझ जाएगी। वो एक माँ है, इसलिए उसका गुस्सा जायज है। फिर घर लौटने पर भास्कर देखता है कि राहुल धीरे धीरे सुधर रहा है और कोमा से वो बाहर आता जा रहा है। इसी बीच ईस्टर भी समय समय पर राहुल को देखने आती रहती है, लेकिन वो भास्कर और आनंदी से दूरी बनाए रखती है, उनसे बात नहीं करती, सिर्फ राहुल के सिर पर हाथ फेर कर चली जाती है। लेकिन अब आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां हमारे सामने आखिरी सच्चाई आती है, क्योंकि भास्कर का दिमाग अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैरी की बॉडी गई तो गई कहां, क्योंकि उसके हिसाब से उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि राहुल के होश में आने के बाद वो धीरे धीरे याद करता है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तब उसने क्या देखा था। उसे याद आता है कि एक रात आनंदी ने ही मैरी की लाश को फ्रिज से निकाला और अपने नए घर के गार्डन में चुपचाप दफना दिया, ताकि कम से कम ईस्टर की बच्ची मिट्टी के रूप में ही सही हमेशा उनके घर के पास में रहे। और दोस्तों, इसी शॉकिंग विजुअल के साथ ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जहां हर किरदार के अंदर का गिल्ट, प्यार, मजबूरी और न्याय की लड़ाई एक साथ टकरा जाती है और गांव की इसी सीरीज ऑफ क्राइम्स को आखिरकार एक चेहरा मिल जाता है, चंद्रा, जो दूसरों के पापों की सजा मासूम बच्चों से वसूल रहा था। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।